तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर आपका। तो इलेक्ट्रिक मोटर सबसे इम्पॉर्टेंट है, हालांकि सिलेबस से हट भी गया होगा तब भी हम लोग पढ़ेंगे आज। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग भी पढ़ो, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, सब इसको हवा बना के रखते हैं, ये बस बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेगा। आप सबको ऐसे बनाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, आपने नहीं देखा वीडियो तो जाकर देख लेना। तो इसमें देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा, पूरा डिटेल में जानना है तो प्रीवियस लेक्चर में जाओ। बी एफ आई तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। जब ऐसे हम लोग बी को ऊपर अरेंज करते हैं तो एफ, जब बी को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे आपका 4 फिंगर पे, तो थंब आपका बताएगा फोर्स। जब करंट आपका मिडिल फिंगर है, करंट मिडिल फिंगर को बताता है, फील्ड आपका 4 फिंगर को, तो थंब आपका फोर्स को बताएगा, ठीक है। फुल लेक्चर आपका है, आप प्रीवियस लेक्चर में फुल आपका इसका डिस्कशन हुआ तो वो देख लो। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब मोटर इसी पे पूरा काम करेगा। मोटर का मैंने कुछ डायग्राम बताया है। तो पहले इलेक्ट्रिक मोटर, पहले पढ़ने से सबसे पहले समझो क्या ये करता है, क्यों इलेक्ट्रिक मोटर का क्या यूज है। तो ये कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो सकता है, देखो मैकेनिकल एनर्जी होता है जो हम लोग को कोई आउटपुट दिखे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब मैंने कुछ उसको सप्लाई दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, तो उसमें ऐसा कुछ फिनोमेना हो रहा है, ऐसा कुछ अंदर घटना घट रही है जिसके कारण बाहर मुझे आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है रोटेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि अंदर इसके आखिर होता क्या है। तो देखो अब उससे पहले अब थोड़ा इसका टाइप समझो। 2 टाइप होता है, एक डीसी एक एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। सिंपल सा फंडा है। डायरेक्ट करंट क्या होगा, जिसमें हम लोग डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, जिस मोटर में बैटरी से जिस मोटर को चला रहे हैं वो डायरेक्ट डीसी मोटर होगा, और आपका जिसको सप्लाई एसी सप्लाई दे रहे हो आप, तो वो आपका हो जाएगा एसी मोटर। इसमें कुछ झमेला है नहीं। डीसी कैन बी मेड बाय स्प्लिट रिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीसी मोटर जो होता है वो स्प्लिट रिंग से ही बनाया जा सकता है सिर्फ, उसको आप स्लिप रिंग से नहीं बना सकते हो। स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं क्यों बोलते हैं उसको। तो स्प्लिट रिंग से ही क्यों बना सकते हैं इसको, इसके लिए मैं पूरा ये आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, ये समझा के दिखाऊंगा कि स्प्लिट रिंग से ही आपका बनेगा डीसी मोटर। स्लिप रिंग लगाओगे आप डीसी मोटर में तो डीसी मोटर काम नहीं करेगा। सब मैं बताऊंगा क्यों। एसी कैन बी मेड बाय स्लिप रिंग। एसी हालांकि स्लिप रिंग से ही सिर्फ नहीं बनता है, एसी के बहुत टाइप होते हैं। जैसे आप हायर क्लास में आओगे, बीटेक में पढ़ोगे, स्क्वायरल केज आपके उसके टाइप है एसी के। स्लिप रिंग भी एक टाइप होता है उसका आपका। फिर और भी रोटर आप चेंज करते हो, स्क्वायरल जब रोटर स्टेटर को चेंज करने पे, उसके रोटर के स्ट्रक्चर को चेंज करने पे उसका नाम चेंज होते रहता है। तो रोटर स्टेटर समझने के लिए देखो ये चीज़ समझो। पहले मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सब चीज़ बता रहा हूँ बारी बारी। देखो डीसी मोटर यूज्ड इन क्या है, ट्रिमर, स्मॉल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। आपका फ्लॉपी डिस्क देखे हो, सॉरी कंप्यूटर में अंदर जो देखते हो सीपीयू जो जिसमें छोटा फैन जिससे चलता है, उसमें भी डीसी मोटर का यूज होता है। ट्रिमर में यूज होता है, आप जो ट्रिमर यूज करते हो। स्मॉल प्रोजेक्ट्स में देखते हो यूज होता है। एसी मोटर यूज होता है आपका फैन में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, ये सब जहाँ पे एसी सप्लाई आती है। अब मैंने क्या बोला था, एक टर्म आपका रोटर एंड स्टेटर। रोटर, स्टेटर, फील्ड, वाइंडिंग, ये सब टर्म का जिक्र है बस ट्वेल्थ बोल रहा हूँ, 10th में आपको। और ये हायर क्लास पढ़ोगे तो आपको इसको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। आर्मेचर, ये 4 टर्म होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टेटर, रोटर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर सिंपली है, नाम से पता चल रहा है जो चीज़ रुका हुआ है स्टेशनरी उसको स्टेटर, जो रोटेट कर रहा है उसको रोटर। जो पार्ट मोटर का रुके रहेगा उसको स्टेटर क्योंकि वो रुका हुआ स्टेशनरी, और जो पार्ट रोटेट करेगा उसको रोटर क्योंकि वो रोटेट कर रहा। सिंपल सा। अब फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग को समझने के लिए समझो, जिसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, मान लो स्टेटर को तुमने सप्लाई दिया, ठीक है। स्टेटर को तुमने सप्लाई दिया, सप्लाई मतलब क्या, बाहर से तुमने स्टेटर पे बैटरी कनेक्ट किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और उस बैटरी के कारण अंदर आपको रोटर से करंट मिला, ठीक है। रोटर से करंट मिला इन केस ऑफ जनरेटर, और रोटर से आपको आउटपुट मिला, समझ रहे हो। आप जो बाहर ये सप्लाई दिए स्टेटर पे, उसके कारण कुछ अंदर फेनोमेना हुआ, वो डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद क्या होगा कि आपको रोटर से कुछ मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, या रोटर में कुछ करंट जाएगा किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू।
तो वो जिस रोटर पे जो आया, रोटर को आप डायरेक्ट करंट तो दिए नहीं, सप्लाई किसको दिया, फील्ड को, लेकिन रोटर में भी आपका कुछ ना कुछ करंट गया तो उसको आर्मेचर बोल देंगे। कभी कभी हम लोग सप्लाई देते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेटर ही को आप सप्लाई दो, कभी कभी रोटर को भी सप्लाई दे देते हैं इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर, उसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। वो हायर क्लास की चीज़ है, वो बस मैंने बताने के लिए आपको समझा दिया। उसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अपोजिट हो जाता है। फील्ड वाइंडिंग उस पर किस पे दिया जाता है, रोटर पे, आर्मेचर वाइंडिंग आपका स्टेटर पे। ठीक है, जनरल केस में आपका फील्ड वाइंडिंग होता है स्टेटर पे, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी थी जिसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं समझने में। हायर क्लास तक आप लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि कोई बेसिक में आपको इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं है। तो अब देखो थोड़ा सा इन लोग का प्रिंसिपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज किया वो मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी में आपके यही वाला डायग्राम बना है और ये वाला डायग्राम नहीं बनाया, तो ये भी डायग्राम से मैं समझाऊंगा आपको ये प्रिंसिपल कि एसी डीसी को हम लोग क्यों नहीं स्लिप रिंग से यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। तो देखो इसमें क्या क्या मैं बस बता देता हूँ। परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे 2 लगा हुआ, ये कॉइल है आपका, ये स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी बोलते हैं। स्प्लिट रिंग क्यों बोल रहे हो, क्योंकि दोनों टूटा हुआ है, स्प्लिट मतलब टूटना। ब्रश है यहाँ पे, ब्रश का काम क्या होता है, कुछ नहीं, बस करंट अप्लाई करना। देखो ब्रश हम लोग इसीलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि जब कोई चीज़ घूमती है तो उसको अगर डायरेक्ट उससे वायर निकाल के आप बाहर सप्लाई में दे दोगे, मतलब बाहर निकाल के आप लोड पे दे दोगे, तो वायर भी उसके साथ घूमने लगेगा, उलझ जाएगा पूरा। मान लो ये 2 चीज़ ऐसे घूम रही है, इसी से मैंने वायर निकाल दिया तो मेरा वायर भी तो घूमने लगेगा। इसीलिए हम लोग ब्रश यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रश साथ देते हैं, जिससे जो रोटेशन वाला पार्ट है वो बाहर स्टेशनरी में आए, वो रुका हुआ, मतलब एक वायर, स्थिर वायर मिले, घूमता हुआ वायर नहीं मिले। बस ब्रश का यही यूज होता है। ये ऊपर इसके ऐसे लगे रहता है, कार्बन का ब्रश इसके ऊपर, ठीक है, सटे रहता है, ऐसे ज्वाइंट नहीं रहता, बस ऐसे ऊपर सटे रहता है। तो ब्रश ये हुआ, ये एक्सेल हुआ, इसका भी यूज है थोड़ा ना थोड़ा बहुत, तो ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो ये डायग्राम है आपका किसका, ये इस डायग्राम से आपको उतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा जितना इस डायग्राम से मिला। तो ये कम्यूटेटर का डायग्राम है, स्प्लिट रिंग का डायग्राम है। तो पहले मैं स्लिप रिंग का डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि क्यों डीसी मोटर स्लिप रिंग से नहीं बनाया जाता। उसके बाद मैं फिर इस डायग्राम को ऐसे तोड़ के बनाऊंगा, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा इस डायग्राम का प्रिंसिपल। पहले इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में देखो क्या है, 2 मैग्नेट है, वही सेम प्रिंसिपल है, और मैंने इसको स्लिप रिंग से जोड़ दिया। स्लिप रिंग इसको बोलते हैं, स्प्लिट रिंग इसको। ये देखो स्लिप करेगा, ठीक है। स्लिप रिंग का मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे आपका ऐसे घूमेगा स्लिप रिंग, ठीक है। ब्रश उसके ऊपर स्लिप करते रहेगा, ऐसे घूमेगा। और स्प्लिट रिंग का मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे, इसका ऐसे हो रहा है, इसका आपका ऐसे हो रहा है, दोनों में अंतर है। इसका ऐसे और इसका ऐसे, स्प्लिट का ऐसे और स्लिप का ऐसे दोनों घूम ही रहे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी डीसी, क्योंकि डीसी मोटर हम लोग को पढ़ना है, तो एक डीसी बैटरी मैंने यहाँ कनेक्ट किया, डीसी वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ से करंट इंटर किया, इस वायर से इंटर किया, ऐसे इस कॉइल पे पहुँचा सीडी पे, और ऐसे जाके फिर इस कॉइल से वापस ऐसे आ गया आपका, ऐसे यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस कॉइल पे पहुँचा तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जल्दी से लगाओ। यहाँ पे क्या होगा, क्या मैंने बोला था, करंट के डायरेक्शन में, ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, आपका नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक नॉर्थ से साउथ रहता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बाहर, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये बाहर का पोर्शन है, अंदर का तो कहीं अंदर ऐसे कनेक्ट होगा अंदर से, तो ये आपका हुआ मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो जल्दी से लगाओ, ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ फोर्स कहाँ लगेगा इस पर, बाहर, ठीक है। बाहर को आप क्या दिखाते हो, पेपर से बाहर को डॉट, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ फोर्स लग रहा है आपका डॉट, ठीक है। और यहाँ लगेगा जस्ट क्रॉस, बना खुद करके देखो, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ हाथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ फोर्स यहाँ पे लगेगा क्रॉस, ठीक है। तो कैसे मोटर घूमने लगेगा, ऐसे फोर्स लगा, फोर्स परपेंडिकुलर जब भी फोर्स लेगा उसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क अभी आप लोग नहीं पढ़े हो शायद, तो इसीलिए फोर्स से ही समझो, परपेंडिकुलर लेगा तो टॉर्क में कन्वर्ट होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो ऐसे घूमने लगेगा, ये मोटर घूमने लगेगा। तो कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए ऐसे समझो। देखो मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ऐसे मैंने कंडक्टर यहाँ से 2 कनेक्ट किया हुआ, कंडक्टर में से दिया, इस कंडक्टर से ऐसे, ये ए बी है अपना, ये सी डी है, ठीक है। फोर्स कैसे लग रहा है, ए बी पे ऊपर, सी डी पे नीचे है, तो ऐसे घूमना चाहेगा। कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। अभी भी करंट उसमें यही फ्लो कर रहा है, आपका करंट कहाँ था, देखो ए बी में नीचे था, तो अभी भी इसमें करंट नीचे आएगा, और सी डी में कहाँ आएगा, ऊपर। ऐसे देखो ना यार, करंट इसमें नीचे था ना, तो इसको घुमाओ तो करंट तो अभी भी ऐसे ही रहेगा आपके तरफ, तो करंट आपके तरफ रहेगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो करंट आपके तरफ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट आपके तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, फोर्स लेगा ऊपर, इस पर मतलब आप फोर्स कहाँ कैसे लगने लगा, ऊपर। तो ऊपर फोर्स लगने लगा,
तो ये घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा? क्योंकि फोर्स इसके परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, मतलब टॉर्क नहीं जनरेट कर पा रहा। टॉर्क कब जनरेट करता? जब फोर्स आपका ऐसे लगता, क्योंकि देखो ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ आया, तो अब इसको आगे जाने के लिए कैसा टॉर्क चाहिए? ऐसा, मतलब इस टेंजेंट पे ऐसे ऐसे फोर्स चाहिए, तब तो ये ऐसे होगा। अब फोर्स लग कहाँ रहा अपना? ऐसे ऊपर फोर्स लग रहा। लगना कैसे चाहिए था? ऐसे हॉरिजॉन्टल, तब ये ऐसे घूमता, लेकिन लग कैसे रहा? ऊपर। तो ये यहाँ पे स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी क्यों नहीं रहेगा? स्टेशनरी इसको रहना चाहिए था कायदे से, लेकिन ये स्टेशनरी क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि इसको यहाँ तक आते आते इसके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो पार्टिकल, ये है फर्स्ट लॉ, सॉरी, क्या बोलता है कि आपका न्यूटन का, कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो मूव करना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो ये मूव करना ही चाहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये आगे बढ़ जाएगा थोड़ा, यहीं नहीं रुकेगा। आगे जैसे ही बढ़ा तो आपका ये पोजीशन आ गया, ये पोजीशन में ये पोजीशन आपका आ गया। तो ये पोजीशन में क्या हुआ? कंडक्टर का पोजीशन चेंज हो गया। अभी देखो ये वाला ए बी था, ए बी यहाँ पहुँच गया और सी डी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब इस वाला केस को समझो जल्दी से। आई होप आप लोग समझ पाए होगे ये वाला केस, इसीलिए मैंने ये वाला बताया था। इसमें क्या होता है कि फोर्स आपका ऊपर लगने लगता है ऐसे, तो ये कोई मोमेंट जनरेट नहीं करता, वो तो मोटर आगे आपकी आ जाती है इनर्शिया के कारण। तो अब क्या होगा आपका इसमें? तो इसमें देखो अभी भी वोल्टेज इस ब्रश से जा रहा है B2 से, B2 से पहले भी वो जा रहा था ब्रश से, अभी भी B2 से जा रहा है। ब्रश मूव नहीं करता, मैंने आपको बताया था कि ब्रश बस पोजीशन पे फिक्स रखता, आप मूव करता आपका कंडक्टर, ब्रश मूव नहीं करेगा। तो आपका ये ब्रश अभी भी B2 से करंट इंटर कर रहा है, तो CD में करंट अभी भी इंटर कर रहा है और AB से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अभी CD में फोर्स कहाँ था? अंदर, ठीक है। अब इस पे ज़रा सा फोर्स निकालो, कैसे आएगा? फिर से वही रूल, आपका करंट मिडिल फिंगर है तो करंट मैं ऊपर कर देता हूँ, करंट मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ ऐसे, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो यहाँ अंदर लग रहा, क्या लग रहा है इस पर? अंदर, और इस पर सिमिलर से बाहर। करंट आपका ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स बाहर। तो इसमें क्या लगा? फोर्स बाहर अंदर, मतलब ऐसे मोमेंट था। फर्स्ट केस में मोमेंट आपका कैसे था? ऐसे ऐसे, यहाँ पहुँच गया, उसके बाद मोमेंट कैसे लगने लगा? इसमें अंदर लगने लगा। फर्स्ट केस में देखो मोमेंट, देखो नोटिस करो, ऐसे ले गया मैं, अब इसमें क्या लगने लगा? अंदर फोर्स लगने लगा। इसमें बाहर लगना चाहिए था, ऐसे देखो, ऐसे है, घूमा, ऐसे आया, अब इस कंडक्टर में फोर्स लगने लगा अंदर, फिर अंदर लेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के ऐसे आया। अब फिर इसके बाद क्या पोजीशन होगा? वही 90 डिग्री वाला पोजीशन, तो उसमें भी फोर्स जीरो। तो क्या इसका निष्कर्ष निकला आपका? पहले इस पोजीशन पे जब था तो कंडक्टर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे आया तो उल्टा फोर्स लगने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मोटर घूम पा रहा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्किंग, हंटिंग। इसी का दूसरा नाम है हंटिंग ऑफ मोटर। मोटर हंट करने लगता है, कट 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 की आवाज़ आने लगेगी आपको, क्योंकि घूम ही नहीं पाएगा ये। कभी ऐसे जाएगा, फिर जैसे यहाँ पहुँचा ऐसे वापस यहाँ हो जाएगा, यहाँ जाएगा यहाँ हो जाएगा, यहाँ जाएगा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से रोटेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग स्लिप रिंग का यूज नहीं करते हैं मोटर में, आपको स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। क्योंकि स्लिप रिंग का यूज करके देखा ना मैंने क्या हुआ, जब DC सोर्स लाएंगे स्लिप रिंग का यूज करेंगे तो मोटर घूम ही नहीं पा रहा मेरा, हंट कर रहा। तो अब इसीलिए हम लोग स्प्लिट रिंग को इस डायग्राम से समझेंगे कि कैसे इजीली मोटर एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद मिल रहा हूँ आपको स्लिप रिंग के साथ। तो देखो अब आए हम लोग इस पे, आपका स्प्लिट रिंग पे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिखते रहो, क्योंकि NCERT में जो भी लिखा हुआ उसको मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका काम क्या है? मैं इतना जब आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका काम है कि कॉपी लेके बैठना, उसको नोट करना जो मैं बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ सुनने से आपको नहीं समझ में आया जब तक नोट नहीं करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे आपको इजी लगे, हिंदी लगे अच्छा तो हिंदी में करो नोट, इंग्लिश लगे तो इंग्लिश में, नहीं तो मिक्स करना है तो मिक्स करो। अब जल्दी से समझो। देखो स्प्लिट रिंग का यूज, स्प्लिट रिंग का यूज देखो, यहाँ से आपकी करंट इसमें इंटर करेगी ऐसे B2 से, इस करंट ऐसे इसमें जाएगी AB में ऐसे, और CD में आपकी ऐसे, और यहाँ वापस यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो फोर्स कैसे लगेगा? करंट ऊपर जा रहा है, मिडिल फिंगर करंट ऊपर जा रहा है आपका, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो फोर्स कैसे लग रहा है? अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा डॉट करके देख सकते हो आप। तो क्रॉस डॉट मतलब कैसे? फिर से कॉपी का एग्जांपल लो, तो देखो इसमें क्रॉस मतलब इसमें अंदर नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ। तो ऐसे घूम के फिर से वही केस बनेगा परपेंडिकुलर वाला। इसमें भी सेम परपेंडिकुलर में ऊपर फोर्स लेगा, कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, मतलब कोई फोर्स इसमें नहीं लेगा एट द टाइम दिस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लेगा, इनर्शिया के कारण ये आगे आएगा, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी सिंगल कॉइल से मोटर बनाओगे, आगे मैं बताऊँगा इस चीज़ को, क्योंकि अभी थोड़ा जिक्र करता हूँ। सिंगल कॉइल से आप मोटर बनाओगे तो आपकी मोटर की स्पीड ऐसे रहेगी कुछ
ऐसे तेज़ी में आई, धीरे हो गई आपकी, फिर यहाँ आई, फिर तेज़ी हुई, धीरे हो गई, तेज़ हुआ, धीरे हुआ, तेज़ हुआ, धीरे हुआ, तेज़ हुआ, ऐसे ऐसे मूवमेंट रहेगा। आप कभी नोटिस करना सिंगल कॉइल से बना के मोटर, स्मॉल प्रोजेक्ट जब करोगे तो उसमें बनाओगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो मैं कहाँ था, देखो ये ए बी है आपकी, ये आपकी है क्या सी डी, तो नीचे इस पर फोर्स लग रहा है तो ये यहाँ आया, इनर्शिया के कारण यहाँ आ गया, तो अब सी डी यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया। लेकिन करंट कैसे इंटर कर रहा है आपका, ऐसे करंट तो B2 ही से इंटर कर रहा है, तो अब CD में करंट ऊपर रहेगा और B2 AB में करंट नीचे हो जाएगा। ठीक है, CD में करंट ऊपर है और AB में करंट आपका क्या हो गया, नीचे हो गया। तो उसमें क्या था, हम लोग का करंट सेम ही था ऑलमोस्ट, जो क्या हम लोग पढ़े थे स्लिप रिंग में। तो स्लिप रिंग में आपका, स्प्लिट रिंग में देखो क्या हुआ, करंट का रिवर्सल हो गया। पहले CD कंडक्टर में करंट क्या था, नीचे था, अब ऊपर हो गया, मतलब करंट का अंदर में रिवर्सल हुआ। रिवर्सल मतलब क्या, एक टाइम के बाद करंट अपना डायरेक्शन बदल लिया, तो इसको कौन सा करंट बोलते हैं, AC करंट। मतलब कॉइल के अंदर कौन सा करंट जनरेट हो गया, AC करंट। अब कॉइल के अंदर जनरेट हुआ, कॉइल के अंदर ठीक है, इनसाइड कॉइल क्या हुआ, AC। ठीक है, लेकिन हम लोग को बाहर तो चाहिए DC, बाहर तो हम लोग को चाहिए DC, समझ रहे हो, बाहर तुम दे रहे हो DC, इसमें चाहिए, इसमें मोटर है तो बाहर तुम दे रहे हो DC, लेकिन अंदर आप देख रहे हो क्या कि AC जनरेट हो रहा है। बाहर है आपका आउटसाइड DC, लेकिन अंदर जनरेट हो रहा है AC। तो करंट का क्या हो गया, रिवर्सल, DC दिया, अंदर AC जनरेट हुआ। तो ये किसके कारण होता है, यही करंट कारण होता है किसके, स्प्लिट रिंग के कारण। स्लिप रिंग में ऐसा कुछ नहीं आपका हो रहा होगा, आप देखोगे जाके, तो ये किस में होगा, स्प्लिट रिंग में। स्प्लिट रिंग को इसीलिए हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर का क्या काम हुआ, करंट का रिवर्सल करता है। ठीक है, बाहर का करंट DC को AC में बदल दिया। AC में बदला क्यों, तो इसका एक फ़ायदा हुआ, इसीलिए बदला। अब क्या फ़ायदा हुआ देखते हैं। तो देखो अब जरा CD में देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर जा रही है वैल्यू, करंट ऊपर, ये वो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, बता चुका हूँ मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हुआ आपका, तो इसमें भी करंट लेगा अंदर, फोर्स लेगा अंदर, इसमें लेगा आपका बाहर। तो कॉपी लो, समझो। पहले था देखो ये ए बी में फोर्स लगा था अंदर, ऐसे आया CD। ठीक है, अब CD यहाँ आ गया, CD में फोर्स कहाँ लग रहा, अंदर, फिर ऐसे होगा, फिर AB आया, AB में भी फोर्स अंदर, CD में भी फोर्स अंदर, मोटर घूमने लगा। ठीक है, लेकिन मोटर का स्पीड ऐसे नहीं रहेगा। मोटर का स्पीड कैसे रहेगा, मैंने क्या बताया, 90 डिग्री पे आने पे थोड़ा स्लो होगा, ऐसे स्लो हुआ, तेज हुआ, स्लो तेज, स्लो तेज, स्लो तेज। ठीक है, तो इसको, इससे ओवरकम करने के लिए, ये बीमारी को, ऐसे आप स्लो तेज होगा मोटर तो आप इसका यूज क्या कर सकते हो, तो इस बीमारी को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कॉइल लगाते हैं। इसके कहाँ दिक्कत आ रही थी मुझे, परपेंडिकुलर में ना मेरा स्लो हो रहा था कॉइल, तो इसीलिए एक और कॉइल लगाते हैं हम लोग इसके परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप से आपका, कुछ इस टाइप से आपका कॉइल लगाते हैं इसके परपेंडिकुलर, 2 कॉइल ऐसे, इसके अंदर से ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है, तो उससे थोड़ा हम लोग को रोटेशन स्मूथ मिलता है। लेकिन 2 कॉइल भी आप लगाओगे तो क्या होगा, 2 कॉइल, जैसे मैं हाथ से समझाता हूँ आपको, 2 कॉइल भी आप ऐसे लगाओगे तो कुछ ना कुछ एंगल पे, मान लो 45 डिग्री एंगल पे, कहीं एक एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये भी परपेंडिकुलर अपने, इसका भी फोर्स लेगा, इसके परपेंडिकुलर ऊपर टॉर्क नहीं जनरेट करेगा, ऐसा एक और पोजीशन आएगा। तो इसीलिए इसको और ओवरकम करने के लिए हम लोग 3 कॉइल, 4 कॉइल, 5 कॉइल सब लगाते हैं। इसलिए मल्टीपल कॉइल, n नंबर ऑफ कॉइल लगता है किसी भी मोटर को जनरेट करने में, बस एक ही कारण उसका कि उसका रोटेशन स्मूथ हो। बाकी प्रिंसिपल सब कॉइल का यही है, सब कॉइल में करंट ऐसे ही जनरेट होगा। सारे कॉइल का करंट हम लोग निकाल के, सब कॉइल में सब प्रिंसिपल ऐसे ही करंट सब कॉइल में वैसे ही जाएगा, सब कॉइल में फोर्स वैसे ही लेगा, तो सब फोर्स ऐड होके अच्छा खासा फोर्स जनरेट कर देता है। ठीक है, और रोटेशन स्मूथ हो जाता है इसीलिए इतना मोटर फास्ट घूमता है आपका। कभी भी देखो मोटर स्लो नहीं घूमता, फास्ट घूमता है, बस इसका यही कारण है मोटर फास्ट घूमने का। तो ये तो आपका कम्यूटेटर का, दोनों मैंने केस नहीं बनाया परपेंडिकुलर वाला केस, उसमें क्या होगा कि टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो मोटर स्लो होगा, समझा दियो आपको। ये सब चीज़ आपको नोट करके लिखना। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इतना ही कॉन्सेप्ट है हम लोग का सीखने के लिए। कम्यूटेटर से कैसे ऊपर गया नीचे गया उसका यूजेज में बता ही दिया हूँ, सब चीज़ कवर हो गया इसमें। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग जनरेटर। ये किसका खेल था, आपके बाएं हाथ का खेल था। जनरेटर आपके कौन सा हाथ का खेल रहेगा, दाएं हाथ का। उसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड का रूल होगा, तो अगला लेक्चर देखने से पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ के रखना। ठीक है, चलो थैंक यू।